नमस्कार, मैं आपके साथ आयुष चतुरांश और हमारी इस खास पेशकश सिटी का सरताज कौन में आप सभी का स्वागत है। निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद पार्टियां अब दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार को तेज कर चुकी हैं और जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ चुकी है, सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर को कस लिया है और लिहाजा सियासी समीकरण भी अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होना है और 38 जिलों में होना है। 13 मई को दोनों चरण के मतदान के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। दूसरे चरण के लिए हर पार्टी अपना पूरा दमखम लगा चुकी है। अब यूपी में निकाय चुनाव के दूसरे चरण में गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर नगर और अयोध्या नगर निगम में चुनाव होना है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में वोटिंग होगी। इसमें 7 नगर निगम में महापौर पद पर 90 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पदों पर कुल 1150 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं नगर पालिका परिषद के सदस्यों के पद पर 14,313 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष पदों पर 3,492 प्रत्याशी हैं। नगर पंचायत सदस्यों की बात करें तो यह संख्या 42,575 है। बात करते हैं दूसरे चरण के अगर जिलों की, तो ये जिले हैं मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, कानपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सोनभद्र, भदोही और मिर्जापुर जिलों में 11 मई को मतदान होगा। वहीं 7 नगर निगम की अगर हम बात करें जहां पर महापौर पद के लिए चुनाव होना है, और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कन्नौज की भी। अब कन्नौज जिले को समझें, यहां के मतदाता समीकरण की अगर बात करें तो पूरे कन्नौज जिले में कुल 2,57,712 मतदाता हैं। कन्नौज सदर की अगर हम बात करें तो यहां पर कुल 78,395 मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 41,447 है। महिला मतदाता की संख्या 36,948 है। इसी तरह से छिबरामऊ में कुल वोटर 57,990 हैं। पुरुष 31,039 हैं। महिला 26,951 है। गुरसहायगंज नगर पालिका में 42,082 मतदाता हैं। पुरुष 23,032 हैं। महिला 19,050 हैं। ऐसे ही तालग्राम नगर पंचायत में कुल मतदाता 10,448 हैं, जिसमें पुरुष 5,529 और महिला 4,919 हैं। सौरिख नगर पंचायत में भी कुल मतदाता 12,682 हैं, जिसमें पुरुष 6,670 हैं, महिला 6,012 है। सिकंदरपुर नगर पंचायत में कुल वोटर 8,053 हैं, जिसमें पुरुष 4,169 हैं, महिला 3,884 हैं। वहीं तिरवागंज में कुल मतदाता 21,588 हैं, जिसमें पुरुष 11,498 हैं, महिला 10,090 हैं। समधन नगर पंचायत में कुल वोटर 26,474 हैं, पुरुष 13,373 हैं, महिला 3,101 हैं। अब कन्नौज जिले में कुल पुरुष मतदाता अगर आप देखें तो ये 1,36,757 हैं और महिला मतदाता 1,20,955 हैं। तो जिले की 8 निकायों में 5 नगर पंचायतें, जिसमें समधन, तिरवा, सिकंदरपुर, सौरिक और तालग्राम हैं। तो वहीं नगर पालिकाएं यहां पर 3 हैं, जिनमें गुरसहायगंज, छिबरामऊ और कन्नौज सदर शामिल हैं। 8 नगर निकायों में अगर आप देखेंगे तो कुल 138 वार्ड हैं। अब कन्नौज निकाय चुनाव का जो समीकरण है ये हमने आपको समझा दिया है, लेकिन अब सदर का अगर आप देखें प्रत्याशी, तो उषा दीक्षित आपको बता दें कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, और यास्मीन खान को अगर आप देखें तो ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। माया जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं, और कौसर जहां अंसारी हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी की किरदार हैं। तो ये कैंडिडेट्स हैं जो कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के, और ये कन्नौज की सदर सीट का हम ये आपको दिखा रहे हैं। नगर पालिका के जो प्रत्याशियों के समीकरण है वो किस तरह के हैं। कैंडिडेट सबसे पहले आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उषा दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है, तो समाजवादी पार्टी ने यास्मीन खान को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस की तरफ से आप देखेंगे तो माया चुनावी मैदान में है, और कौसर जहां अंसारी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहां पर उम्मीदवार हैं। तो कन्नौज का जो चुनावी समीकरण है ये आप इस तरह से देख रहे हैं, लेकिन सदर से जो नगर पालिका परिषद के प्रत्याशी हैं उनको हम आपको लगातार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि असल और दिलचस्प जो लड़ाई है वो यहीं पर नजर आ रही है। और इस बार जो तमाम वायदे और जो तमाम दावे किए गए हैं उनमें जनता किसके ऊपर भरोसा जताएगी, इसका निर्णय 13 तारीख को होगा, और 11 तारीख को जब वोट पड़ेंगे
तो भी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि जो मतदान की अपील की जा रही थी कि पार्टियां अपने अपने पक्ष में मतदान की अपील वोटर्स से कर रही हैं, उसमें वोटर्स कितना घरों से बाहर निकल करके इन प्रत्याशियों के पक्ष में वोट कर रहा है। तो कन्नौज अगर पूरे जिले को आप देखेंगे तो 8, आपको मैंने बताया पहले भी कि यहां पर निकाय हैं, जिनमें से 3 नगर पालिका के क्षेत्र हैं, जिसमें कन्नौज सदर भी शामिल है, और इसके अलावा 5 यहां पर नगर पंचायत क्षेत्र हैं। और सभी जगहों पर अगर आप देखेंगे तो कमोबेश जो चुनावी ये समीकरण है वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि कहीं आप देख रहे हैं कि सीधी टक्कर है, तो कहीं आप ये भी देख रहे हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय भी है। कुछ सीटों पर यह भी नजर आ रहा है कि यहां पर जो निर्दलीय हैं वो भी कहीं ना कहीं असर डालते हुए इस पूरे चुनाव पर नजर आ रहे हैं। तो मुश्किलें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो प्रमुख जो प्रतिद्वंदी हैं उनके लिए ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि जिनको टिकट नहीं मिले हैं वो भी लोगों का कहीं ना कहीं जो खेल है वो बिगाड़ रहे हैं। और दूसरा यह है कि विपक्षी के तौर पर अगर कहीं चुनौतियां मिल रही हैं तो उसमें जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है उसके सामने भी बड़ी समस्याएं हैं कि आखिर कैसे एक बार फिर से वोटर्स को अपने पक्ष में वो करेंगे। तो ये सदर नगर पालिका के प्रत्याशी का समीकरण। कन्नौज अगर आप पूरे जनपद को देखेंगे तो यहां पर 8 निकाय के क्षेत्र हैं, जिसमें 5 नगर पंचायत हैं, 3 नगर पालिका क्षेत्र हैं। और इन सभी जगहों पर आप देख रहे हैं कि जो चुनाव प्रचार प्रसार है उसका शोर थम चुका है, चूंकि अब 11 तारीख को मतदान होना है। सभी पार्टी प्रत्याशियों की तरफ से अपने अपने पक्ष में वोट की अपील की गई है, वायदे किए गए हैं नगर पालिका क्षेत्र के अंदर विकास के, लेकिन उन विकास के वायदों के बीच में जातिगत समीकरण के साथ साथ तमाम ऐसे सियासी समीकरण हैं जिनको साधने की कोशिश भी की गई है। और उसी के आधार पर आप देख रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं वो भी उतारे गए हैं, जैसे कि आप सदर नगर पालिका प्रत्याशी को आप देख पा रहे हैं, जो कि मुस्लिम आप के अलावा आप ये भी देखिए कि इसमें महिला भी आपको नजर आ रही हैं यहां पर, और महिला ही जो सीटें हैं। तो ये कन्नौज का हम आपको जो समीकरण है वो दिखा रहे हैं, और कन्नौज में लड़ाई बहुत दिलचस्प है। और कन्नौज के साथ साथ आज औरैया की भी हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो हमारे साथ 2 सहयोगी और इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट विनम्र सेन जी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं कन्नौज का सियासी समीकरण समझने के लिए अनुपम आपके पास आता हूं, अनुराग आपके पास आता हूं। अनुराग, सबसे पहले ये बताएं कि कन्नौज में इस पर ग्राउंड पर क्या है, क्योंकि चुनाव प्रचार प्रसार का जो शोर है वो तो थम गया, लेकिन वहां ग्राउंड पर क्या स्थिति है और किस तरीके से वहां पर इस बार इस निकाय चुनाव को आप देख पा रहे हैं? अपडेट करें अनुराग। जी आपको बता दूं कि जिस तरीके से 11 मई को यहाँ चुनाव होना है, तो निर्वाचन जो है सभी पार्टियों ने पूरी दम लगा के पूरा प्रचार प्रसार किया है। सभी ने अपनी जीत के जो है वादे कर रखे हैं। सभी यहाँ पे अगर टोटल मतदाता की बात करें तो 2,57,712 मतदाता है। वहीं पे अगर पुरुष मतदाता की बात करें तो 1,36,757 है। वही महिला मतदाता की बात करें तो 1,20,255 जो है महिला मतदाता है। और यहाँ पे 8 निकाय क्षेत्र हैं जहाँ पे 11 मई को चुनाव होगा। देखने वाली बात होगी कि जो लोगों ने वादे किए हैं, जो आज शाम को 6 बजे जो है प्रचार प्रसार थम गया है, और सभी लोगों की 11 तारीख को जो है निकाय की जो वोटिंग होनी है उसमें शाम को जो है सबकी किस्मत जो है मत पेटियों में कैद हो जाएगी। देखने वाली बात होगी कि 13 तारीख को किसकी किस्मत खुलती है। बिल्कुल संदीप, आप भी जरा ये बताएं कि किस तरीके से आप इसको देख पा रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, और खासतौर से चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद वहां पर इस समय क्या है, चुनाव का माहौल कैसा है, मुद्दे क्या है, थोड़ा इसको अपडेट करें। औरैया में चुनाव प्रचार बिल्कुल खत्म हो चुका है। और वहीं आप चाहे बीजेपी ले लो, चाहे सपा ले लो, चाहे एक निर्दलीय प्रत्याशी को ले लो, यहाँ पर त्रिकोणीय संख्या में चुनाव नजर आ रहा है। वहीं प्रशासन पूरी मुस्तैद है चुनाव कराने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि वहीं विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है प्रशासन पर कि ये प्रशासन जो कि बीजेपी की सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, और थोड़ी सी और परिस्थितियां समझेंगे हम आपसे भी, लेकिन उसके पहले मैं विनम्र जी आपका रुख करता हूं। विनम्र सेन जी, कैसे आप देख रहे हैं सेकंड फेज में? चूंकि एक सवाल मैं जो समझना चाह रहा हूं वो ये है कि फर्स्ट फेज को हम लोगों ने देखा, बहुत सारे मुद्दे थे, उसका जिक्र भी और कई बार चर्चा आपके साथ भी हुई, लेकिन वोटिंग का जो परसेंटेज है वो बड़ा कम हम लोगों को दिखा। अब ये सेकंड फेज में कितना रिफ्लेक्ट करता हुआ आपको दिख रहा है, और दूसरा ये है इसके पीछे का कारण क्या नजर आ रहा है, और ये सेकंड फेज आप कैसे देखते हैं? देखिए, फर्स्ट फेज में जो वोटिंग कम, उसका सीधा सीधा कारण एक तो लंबी छुट्टी के बीच में वोटिंग पड़ी, तो लोगों ने उसको हॉलीडे के रूप में ले लिया और मतदान को लेकर
भारत में कितनी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में कितने जागरूक लोग हैं, जहां जितने जितने हाई फाई सोसाइटी में जाइए, जितने पढ़े लिखे समाज में जाइए, उतने ही मतदान के प्रति अजागरूक लोग दिखाई पड़ते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। लेकिन द्वितीय फेज में उम्मीद है कि बहुत बड़े बड़े शहरों का चुनाव नहीं है, इसलिए उम्मीद है कि द्वितीय फेज में वोटिंग परसेंटेज जरूर बढ़ेगा और कई जगह इस द्वितीय फेज में बड़े दिलचस्प मुकाबले की लड़ाई दिखाई पड़ रही है। इसलिए भी इस दिलचस्प मुकाबले के कारण भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जहां तक रही बात कन्नौज की, तो कन्नौज की सीट, कन्नौज जिला अपने आप में देखिए कि सांसद की दृष्टि से देखिए तो कभी 1967 में यहाँ राम मनोहर लोहिया सांसद हुआ करते थे। उसके बाद एक प्रकार से समाजवादी पार्टी का ये की गढ़ की सीट है। मुलायम सिंह यादव यहाँ सांसद रहे, अखिलेश यादव यहाँ 3 बार सांसद रहे, डिम्पल यादव यहाँ सांसद रहे, लेकिन इस गढ़ की सीट को भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार समाजवादी पार्टी के मुंह से खींचा। एक बार 19 में सुब्रत पाठक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, उन्होंने भारतीय समाजवादी पार्टी के जबड़े से खींच लिया इस सीट को। दूसरी, उसके पहले चंद्रभूषण सिंह नाम के एक राजनीतिज्ञ थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर सांसद रह चुके हैं। तो एक दिलचस्प मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगाई है इस कन्नौज की सीट पर। वहीं कन्नौज की सीट जो है समाजवादी पार्टी अपना गढ़ मानती है, तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। इस वजह से वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर बढ़ता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। रही बात, दूसरी बात, एक बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वह यहाँ पर समाजवादी पार्टी के वोट को काटते हुए जरूर दिखाई पड़ते हैं कि यह फायदा भारतीय जनता पार्टी को कहीं कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का आपस में लड़ने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने इसका विश्लेषण किया। मैं इसको थोड़ा और ग्राउंड पर भी समझता हूं कि क्या है। अनुराग, चूंकि जो बात अभी विनम्र सेन जी ने कही कि एक तो वैसे भी हम लोग देखें तो समाजवादी पार्टी के गढ़ के तौर पर इसको हम लोग देखते हैं, और दूसरा ये है कि यहां पर जो 2 कैंडिडेट हमको देख रहे हैं, एक समाजवादी पार्टी का और एक जो बहुजन समाज पार्टी का है, क्या ये कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ सकता है? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं जो बसपा के प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं पहले जो है बसपा में पहुंचे हैं और सपा प्रत्याशी, तो दोनों लोगों में जो है कांटे की टक्कर है, तो ये कहीं ना कहीं जो है खेल जो है बिगाड़ सकते हैं। वही भाजपा भी पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है और उन्होंने काफी प्रचार भी किया है, लोगों से बातें भी की है और जहाँ तक देखा जाए वो पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अनुराग, क्या ये मुकाबला जो है वो बड़ा दिलचस्प होता हुआ आपको ग्राउंड पे नजर आ रहा है, या फिर अगर हम देखें तो एक तरीके से कांटे की ही टक्कर है समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में, या बहुजन समाज पार्टी की भी भूमिका इसमें आप देखते हैं? और उसके अलावा ये भी बताएं कि वहां पर जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनका मिजाज क्या है, वो क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड पर आप मौजूद हैं, माहौल क्या है वहां का? देखिए, जो माहौल की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से जो रुख है वो भाजपा के पल्ले में जाता हुआ हमको नजर आ रहा है, और वहीं पे जो टक्कर है वो सपा और भाजपा की टक्कर है, क्योंकि सपा कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है एक कन्नौज जो है सपा का गढ़ रहा है, वही इस गढ़ को जो है भाजपा ने ढहाने का काम किया है और भाजपा भी पूरी तैयारी से है, पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। तो अगर हम बात करें तो सपा और भाजपा की जो है यहाँ पर कांटे की टक्कर है। तो जी चलिए, सपा और बसपा में आप बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर हो सकती है यहाँ पर। आप संदीप, आपसे भी मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर हम लोग सियासी समीकरणों को देखते हैं तो क्या मुद्दों का जिक्र वहां पर हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक किसका कितना है, कौन सा कैंडिडेट किस तरीके से किस वोट बैंक को साथ पा रहा है, सिर्फ इस पर चर्चा है, या वहां के लोकल इश्यूज या लोकल मुद्दों को लेकर के भी बातचीत हो रही है? वहां का जो मतदाता है वो किस तरीके से इसको देख रहा है? ग्राउंड पर क्या इन सब चीजों की चर्चा है? पे बिल्कुल इन मुद्दों की चर्चा है कि विकास हुआ है, कहाँ क्या विकास नहीं हुआ है। वहीं अभी तक देखा जा रहा है कि भाजपा बिल्कुल दम से लड़ रही है। जब तक आज से 20 साल हो गए लेकिन भाजपा कहीं भी नहीं दिख रही थी, लेकिन अब नगर निकाय चुनाव में भी भाजपा दम से लड़ रही। वही सपा की बात की जाए, सपा भी दम से लड़ रही है, क्योंकि ये सपा का गढ़ माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी का वर्चस्व नजर आ रहा है।
विनम्र जी, क्या आपको ये लग रहा है कि ये जो मुद्दे जिनका जिक्र हम लोग बार बार करते हैं, ये कहीं काम कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास किस तरह से हो, या कैसे हमारा शहर सुंदर बने, या हमारी जो बेसिक कम्युनिटीज हैं ये कैसे पूरी हों, या गढ़ के तौर पे लड़ाई हम लोग इसको देखें, या ये देखें कि किसने कितना अच्छा जातिगत समीकरण साधा है, उसी की जीत यहां पर सुनिश्चित होगी? ग्राउंड को किस तरीके से आप एनालिसिस करते हैं इसका? देखिए, ये आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। इस निकाय चुनाव में एक चीज जो हमको नदारत दिखाई पड़ती है पूरे निकाय चुनाव से, पूरे प्रदेश से, वो है स्थानीय मुद्दे। यदा कदा कहीं भटके हुए किसी के जुबान से स्थानीय मुद्दों की बात आ जाती हो तो आ जाती हो, वरना टिकट घोषित हो रहे हैं या चुनाव की रणनीति बन रही है जातीय मुद्दों से, और मंच पर भाषण दिए जा रहे हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजकीय मुद्दों की। यानी जातिगत आंकड़ा और बड़े बड़े मुद्दों के बीच में जनता की मूलभूत समस्याओं की चिंता कोई राजनीतिक दल करता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। कम से कम इस स्थानीय निकाय के चुनाव के संदर्भ में ये बात कही जा सकती है। ये चुनाव गली मोहल्ले का चुनाव है। ये चुनाव उसका है कि किसके घर के बाहर नाले की मरम्मत हुई कि नहीं हुई, किस गली में सड़क फड़ंजा बिछा कि नहीं बिछा, किस गली में सफाई झाड़ू लगता है कि नहीं लगता है, किस गली में लाइट जलती है कि नहीं, पानी आता है कि नहीं, इसकी चिंता आप पूरे प्रदेश में किसी भी जिले में यदा कदा कोई करता हुआ दिखाई पड़ जाए, मैं उसकी बात नहीं कहता, उसको अपवाद स्वरूप आप मान लीजिएगा, लेकिन मैंने सार्वभौमिक दृष्टि से अगर देखिए तो यह मुद्दे स्थानीय निकाय में स्थानीय मुद्दे गायब हैं, केवल निकाय बचा है। बिल्कुल, लेकिन विनम्र जी, क्या आपको ये लग रहा है कि एक तरफ तो हम लोग ये देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की भूमिका पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, हालांकि अभी अखिलेश यादव हम लोग को मेरठ में और एक दो जगह पर रोड शो करते हुए दिखे। एक तो ये जो अब एक्टिव हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण आपको क्या समझ में आया? सेकंड फेज में आकर के रोड शो करते हैं अखिलेश यादव, और दूसरा ये है कि क्या ये जो परिणाम आएंगे निकाय के, इसको आप 2024 से जोड़ेंगे? क्या इसका कुछ इंपैक्ट 2024 में आपको लगता है पड़ेगा? देखिए, आपके दोनों सवालों का उत्तर देता हूं। पहले बड़ा दिलचस्प सवाल आपने पूछा, पहला सवाल, उसका उत्तर देना चाहता हूं। मुझे लगता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, हो सकता है मेरी राय गलत हो, लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव शायद न प्रचार करते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि जब भी वो प्रचार करने जाते हैं तो सेल्फ गोल कर लेते हैं। अब आप जिस रोड शो की बात कर रहे थे, मेरठ अलीगढ़ में उन्होंने रोड शो किया, वहां पर बुलडोजर लेके पहुंचे, और बुलडोजर लेकर पहुंचे कि कहे कि बाबा की सरकार जिस पर बुलडोजर चला रही है, हम उस पर फूल बरसाएंगे। अब आप जनता में क्या मैसेज दे रहे हैं कि क्या हम सरकार जो गुंडाराज पर, जो आतंकवादियों पर, जो माफिया तत्वों पर, जो भू माफियाओं पर बुलडोजर चला रही है, आप उन पर फूल बरसाएंगे? अब वो आप जो मैसेज देना चाहते थे, दरअसल वो मिक्स मैसेज हो गया, वो आपके खिलाफ चला गया। एक तो बाबा बुलडोजर के नाम से योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में या पूरे देश में जाने जाते हैं, ऊपर से आप उनके खिलाफ उन्हीं का शस्त्र लेकर चले आए चुनाव के मैदान में। तो मुझे तो लगता है, अब मुझे लग रहा है, मैं भी कई बार मैंने भी कहा कि अखिलेश यादव को मैदान में उतरना चाहिए, चुनाव प्रचार करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव प्रचार की कमान उनको शिवपाल जी को दे देनी चाहिए, या राम गोविंद चौधरी को दे देनी चाहिए, या और बड़े नेताओं को देनी चाहिए। अपने केवल कमरे में बैठ के मॉनिटरिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो सेल्फ गोल से बच जाएंगे, कम नुकसान होगा। दूसरी बात, दूसरा सवाल आपने पूछा था कि एक बार सवाल दूसरा वाला दोहरा दे। 2024 पे क्या इसका असर पड़ेगा विनम्र जी? बिल्कुल 2024 में इसका असर पड़ेगा। सारे राजनीतिक दल इस चुनाव को, इस निकाय चुनाव को 2024 का प्रैक्टिस मैच के रूप में ले रहे हैं, और जनता भी एक माहौल, एक मूड जनता का तैयार होगा। उसके सामने एक आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का सर्वे के रूप में रहेगा कि कौन सी पार्टी अभी भी जनता के बीच में स्थापित है, किस पार्टी की पकड़ अभी भी जनता के मानस में बरकरार है। इस दृष्टि से ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और इस चुनाव में जो हावी होगा, जिसकी जीत होगी, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में 2024 में वही पार्टी चुनाव जीतेगी। अनुराग, क्या ग्राउंड पर विकास कहीं मुद्दा आपको नजर आ रहा है? अनुराग, क्या विकास का कहीं वहां पर आपको जिक्र दिख रहा है? क्या लोग ये कह रहे हैं कि हमारे घर के बाहर की सड़क नहीं बनी, नाली नहीं बनी, और जो इसको बनवाएगा, जो इसको बेहतर करेगा, हम उसको वोट देंगे? या वहां पर राजनीतिक मुद्दे आपको ज्यादा दिख रहे हैं? क्या कहीं बात है इन सारी चीजों की?
देखिए, जो आपको बता दें, जो पढ़ा लिखा समाज है वो कहीं ना कहीं सिर्फ मुद्दों की ही बात करता है। यहाँ पे जैसे गंदगी रोडों पे काफी देखने को मिलती है, तो उनका कहना यही है कि जो गंदगी हटाएगा, जो नालियों को बनवाएगा, जो स्ट्रीट लाइट लगवाएगा, हम उसी को वोट देंगे। तो जो एक पढ़ा लिखा समाज है वो सिर्फ मुद्दों की ही बात करता है, मुद्दों को लेके ही यहाँ पे बात की जा रही है कि जो विकास करेगा हम उसी को वोट देंगे। और जी, जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। और इसके अलावा जातिगत समीकरण कितना काम कर रहा है अनुराग? देखिए, जातिगत समीकरण तो है ही। जो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है जाति समीकरण करके तो सबसे ज्यादा यहाँ पे पंडित हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो ज्यादातर जो है भाजपा में है, भाजपा की तरफ उनका रुख है। और एक निकाय चुनाव जो है कभी मैंने इस तरीके से नहीं देखा कि इतने बड़े बड़े नेता आके जो है प्रचार प्रसार करते हो, नुक्कड़ मीटिंग करते हो। तो अगर भाजपा को देखा जाए तो भाजपा के एक से एक बड़े मंत्री नेता जो है यहाँ पे कन्नौज में आके नुक्कड़ मीटिंग की है, प्रचार प्रसार किया है। तो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा बहुत ज्यादा जोर शोर से इस चुनाव को देख रही है। जी, संदीप, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्या विकास कहीं मुद्दा आपको वहां पे नजर आ रहा है, या सिर्फ सब इसी में उलझे हुए हैं जातिगत समीकरण में, या फिर जिस तरह से अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अन्य मुद्दे उसमें हम लोग को नजर आते हैं, लेकिन जिन बातों की चर्चा होनी चाहिए कि हमारी सड़क नहीं बनी, हमारे यहाँ नाली नहीं है, हमको सीवर की व्यवस्था नहीं है, इन सारे विषयों की भी चर्चा है, क्या विकास की कहीं चर्चा हो रही है वहां पर? जी जी, विकास की बिल्कुल चर्चा हुई। वहीं पे जाति समीकरण भी चल रहा है। जैसे औरैया की बात की जाए, औरैया में सबसे ज्यादा ब्राह्मण, उसके बाद बनिया, और उसके बाद मुसलमान। वहीं औरैया में बात की जाए, अभी तक 20 सालों से निर्दलीय प्रत्याशी काबिज है, लेकिन वहीं इस बार भाजपा बहुत ही जोर शोर से चुनाव लड़ रही है। सपा की बात की जाए तो सपा तो लड़ ही रही है। वहीं अगर आज रैली की बात की जाए, रैली में भी तीनों पार्टियों ने बहुत ही अच्छे से रैली निकाली। वहीं अगर बात की जाए कि कल शिवपाल भी आए थे, अखिलेश भी आए थे, वहीं आज साक्षी महाराज जो कि सांसद, उन्होंने बहुत ही अच्छा बयान दिया है कि कमल को खिलाओ, कमल लक्ष्मी का रूप होती है, तो कमल को खिलाओ। सबसे बड़ी ये चीज है कि अस्तु में कमल के लिए उन्होंने रैली की है। वहीं बात की जाए तो औरैया में भी उन्होंने, दयालपुर में भी रैली की थी। बिल्कुल विनम्र जी, ये जो बड़े नेताओं को हम लोग देख रहे हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी सारे चुनावों में हम लोगों को दिखता है, क्योंकि हम लोग तो हैदराबाद तक के चुनाव में प्रधानमंत्री की रैलियों को देख चुके हैं, लेकिन क्या ये एक तरीके का संदेश भी है, या एक तरीके का साइकोलॉजिकल भी हम समझे कि विपक्ष के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक तरीके का प्रेशर है कि कैसे इन स्ट्रेटेजी से हम लोग निपटेंगे, जब इतने बड़े बड़े नेता और मंत्री सब लगे हों, और प्रदेश के अंदर निकाय के चुनाव में हम लोग मुख्यमंत्री के अलावा डिप्टी सीएम और पूरे महकमे को देख रहे हैं लगा हुआ है प्रचार करने के लिए? क्या ये विपक्ष को कहीं ना कहीं एक तरीके से परेशानी में भी डालने वाला, और इसलिए वो एक्टिवनेस विपक्ष की दिख नहीं रही, उसने एक तरीके से हथियार डाल दिए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर किया ही। और मैं समझता हूं कि राजनीतिक दल के नाते वो कोई धार्मिक दल नहीं है, वो राजनीतिक दल है। तो इसलिए राजनीतिक दल के नाते वो अपने स्थान पर सही है। उनको जो कुछ भी लगना चाहिए, ऐसा जो समाज के हित में हो, माने उससे कोई अहित ना हो राष्ट्र का या समाज का, तो वो कर सकते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन उससे हताश होकर विपक्ष अपने अपने घर में बैठ गया, ये उचित नहीं है। उनको भी सामूहिक रणनीति बनानी चाहिए थी। उनके समाज ऐसा नहीं है, आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य, अभी अभी एक अंबेडकर नगर वाले वर्मा जी, शायद नाम है, ध्यान में मुझे भूल रहा है, वर्मा, या राम गोविंद चौधरी, या ओम प्रकाश सिंह, या ऐसे तमाम बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के पास, जिनको 20 ऐसे नेता हैं जिनका इस निकाय चुनाव में धुआंधार रैली करा के, शिवपाल यादव, राम गोपाल, उनके परिवार में ही 8 नेता हैं, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, डिम्पल यादव, फला यादव, उनके परिवार में ही 18 नेता हैं। उनका उपयोग करते, लेकिन हताश हो गए, निराश हो गए। आपको, विपक्ष को ये बात समझना होगा कि कर्म का उत्तर कर्म है। कर्म का उत्तर केवल मुंह से बैठकर वाचन करना या कथा बांचने से आपको फल नहीं मिलने वाला है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना पड़ेगा और मैदान में उतरना पड़ेगा। कथा बांचने से, फेसबुक पर और ट्विटर पर मैसेज लिखने से, और जोड़ूंगा, मैदान में तो उतरना होगा, लेकिन मैदान में स्ट्रेटेजी के साथ उतरना होगा, क्योंकि जो बात आपने इसके पहले कही थी कि सेल्फ गोल ना करें, उसका भी ध्यान रखना होगा।
बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों को हमारे साथ जोड़ने के लिए। मेरे दोनों सहयोगी, आपने ये ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाई उसके लिए शुक्रिया, और विनम्र जी आपके एक्सपर्ट एडवाइस के लिए और कमेंट के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हालांकि अब सिटी का सरताज कौन बनेगा इसका फैसला तो 13 तारीख को ही होगा, लेकिन हाँ, ग्राउंड पर जो हो रहा है वो रिपोर्ट के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाया है, और अब देखना यह है कि जनता क्या इन मुद्दों पर वोट करती है या फिर नहीं। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।